राज्य के कार्य में उसको हम लोगों ने दो भागों में विभक्त किया था, जिसमें अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐच्छिक कार्य कि ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं। तो ऐच्छिक को पहले हमें यह समझना पड़ेगा यह ऐच्छिक है क्या। अनिवार्य और ऐच्छिक में एक जो मूलभूत अंतर है कि अनिवार्य कार्य के बिना हम रह नहीं सकते, और ऐच्छिक कार्य अनिवार्य कार्य जब हमारे पूरे हो गए तो उसके बाद हम उस कार्य को करेंगे। वो हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और भारतीय संविधान में यह जो राज्य के ऐच्छिक कार्य की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यह विश्व स्तर की बात है। पूरे संसार में जहाँ जहाँ राज्य है वहाँ पर राज्य के कार्य कौन कौन से हैं उसको देख करके समझ करके यह सारी चीज़ें तय की जाती हैं। अब हम अपने भारतीय संविधान से इसको जोड़ के देखते हैं कि राज्य के जो ऐच्छिक कार्य हैं भारतीय संविधान में उसको कहाँ पर रखा गया और कैसे रखा गया। भारतीय संविधान में ऐच्छिक कार्य को पूर्ण करने के लिए या राज्य के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। और जैसे ऐच्छिक कार्य है राज्य का, उसी तरह से जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी यही है। राज्य प्रयास करेगा, राज्य कोशिश करेगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके संदर्भ में वह कार्य करे। अनिवार्य नहीं है, प्रयास करेगा। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं जो विकास संबंधित योजनाएं हैं वह सभी राज्य के ऐच्छिक कार्य में है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम कितना विकास करेंगे जितना हमारे पास अर्थ होगा। विकास के लिए अर्थ की ज़रूरत है, और जब हमारे पास अर्थ है तो उसके हिसाब से, उसके अनुपात में, उसकी तुलना में हम विकास की योजना बनाएंगे, उसे लागू करेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें जो ऐच्छिक कार्य है उसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शिक्षा की। नंबर 1 पर है शिक्षा। नंबर 1 है शिक्षा। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा के संदर्भ में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम आप जब कभी भी कहीं भी जाते हैं तो प्रायः यह बात समझ में आती है कि काश ये सभी लोग शिक्षित होते तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती। कुछ भी हो जाए उसमें उसके मूल में शिक्षा आ ही जाती है। शिक्षा के संदर्भ में कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बनने लगा। संविधान सभा अस्थाई समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कही कि जो हमारे प्रतिनिधि हों, जो हमारे उम्मीदवार हों, जो हमारे जनप्रतिनिधि हों, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, इनके लिए शैक्षिक योग्यता रखी जानी चाहिए। उनकी बातें वाजिब थी, लेकिन वह लागू क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे वजह थी। सैद्धांतिक दृष्टि से यह बात ठीक थी, परंतु व्यवहारिक तौर पर यह बात 1950 में उपयुक्त नहीं थी। 2017 में अंतर आ गया। 1950 में हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी साक्षर नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। इसकी वजह से इसको लागू कर पाना आसान नहीं था। इसलिए उस समय संविधान सभा की जब मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उसमें यह तय किया गया कि शैक्षिक योग्यता जनप्रतिनिधियों के लिए न रखा जाए। दोनों चीज़ें उपयुक्त थी। हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया सुझाव भी ठीक था
और उस सुझाव के क्रम में जो जवाब आया वह भी ठीक था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तो उन्होंने इसलिए कहा शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज़ को समझेगा, जानेगा, तो वह देश के विकास में, प्रदेश के विकास में तेज़ी से कदम उठाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो उसके क्रम में जो दूसरा सुझाव आया कि शैक्षिक योग्यता नहीं रखी जानी चाहिए, वह इसलिए कि अभी हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी साक्षर ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम शैक्षिक योग्यता रख देते हैं तो पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वह लोकतंत्र कम होगा और राजतंत्र ज़्यादा हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों और आज़ादी का कोई मायने नहीं रह जाएगा, अंग्रेज़ों और भारतीयों में अंतर नहीं रह पाएगा। इसलिए शैक्षिक योग्यता उसमें न रखी जाए। और इसी पर आम सहमत बनी और प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए जो शैक्षिक योग्यता की चर्चा चल रही थी वह रुक गई। ये 1950 की बात थी। 2017 में परिवर्तन आ गया है। 2017 में पहले लोग कक्षा 5, कक्षा 8 तक मुश्किल से मिलते थे गांव में। हाई स्कूल, इंटर पास कम से कम लोग मिलते थे। ग्रेजुएशन और पीजी स्तर के लोग नहीं मिलते थे। यही स्थितियाँ होती थी। और शैक्षिक योग्यता रख दिया जाता तो कोई उम्मीदवार ही न मिल पाता, यही स्थिति हो जाती। लेकिन आज वह स्थिति बदल गई है। कहीं भी जब कोई चीज़ बात आती है तो शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। कैसे महत्व है कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं, उन योजनाओं को हम कैसे क्रियान्वित करेंगे या उन योजनाओं का हम कैसे लाभ लेंगे, जब हम शैक्षिक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी इस बात को समझ पाएंगे। और उसमें एक बात और भी है कि अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम अनजाने में नहीं बहक सकते। बहकेंगे कब? नहीं बकेंगे जब अशिक्षित रहेंगे। अशिक्षित रहेंगे या जानबूझ करके बहकेंगे। सही गलत की पहचान हमारे पास होगी। सही क्या है और गलत क्या है, मुझे क्या करना है। तो इसलिए राज्य के ऐच्छिक कार्य में नंबर 1 पर शिक्षा की सरकार। अभी कितना शिक्षा बा? अभी कोई अनिवार्य नहीं। राजनीतिक पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है। वह अंगूठा छाप भी होगा तो विधायक और सांसद, देश का मुख्यमंत्री, बदला कहाँ, वही चीज़ है ना। 1950 अभी चर्चा की जा सकती है। यह जो परिस्थिति हमने कहा कि बदला नहीं है, लेकिन 2017 चल रहा है, इसमें इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। यह समय उपयुक्त है। अब इस तरह के लोग आ गए हैं। हमारे यहाँ अंगूठा छाप राष्ट्रपति हो सकता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, विधायक और सांसद हो सकता है। उसके लिए शैक्षिक योग्यता कहीं कुछ नहीं है, उसके लिए योग्यताएं अलग हैं। अच्छा सर, हमको लगता है इसीलिए जो उसके सचिव होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ताकि वो उनको सजेशन, राय दे सकें। निश्चित। इसीलिए जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके जो सचिव होते हैं, आईएएस होते हैं मंत्रियों के, ताकि वे उनको सही जानकारी, सटीक जानकारी दे सकें। उसमें जितनी भी सेवाएं हैं, भारत के अंदर की सेवा, भारत के बाहर की सेवा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जैसे आईएफएस सेवा होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, जो अभ्यर्थी भारतीय विदेश सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, वह उसके पास जिस देश के लिए वह तैनात होगा, वहाँ की उससे भाषा की जानकारी उसे। अगर कोई भारत का आईएफएस है और उसकी तैनाती चाइना में हो रही है, तो चीनी भाषा उसको आनी चाहिए। उसका दायरा है, क्योंकि अनुवाद वहीं करेगा, उसका भाव वहीं बताएगा कि आखिरकार जो व्यक्ति बैठ के बात कर रहा है, दुभाषीय का प्रयोग किया जाता है ताकि सटीक जो जानकारी लोगों को मिल सके। यह अनिवार्यता होती है। इसलिए सचिव इनके साथ में होते हैं। सचिव या मंत्री प्राचीन काल से रहे। इस समय जो सचिव हैं वे सिविल सेवाओं को ही उत्तीर्ण करके आते हैं। तो इसलिए राज्य का यह अच्छी कार्य है कि कम से कम लोग, और शिक्षा के संदर्भ में एक बात और आप जान लो कि शिक्षा के संदर्भ में मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ है।
जाता नहीं है ऐसा मना आगे नहीं हाँ मौलिक अधिकार, रहनी सीओ की हाँ मौलिक अधिकार के संदर्भ में शिक्षा में मौलिक अधिकार, इस पर भी आप जान लो। जब शिक्षा की बात चल रही है तो 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगी। डिफरेंसेस, अंतर आपको मालूम होना चाहिए। राज्य निःशुल्क शिक्षा देगी, किसको देगी? 14 वर्ष तक के बच्चों को। यह आपके संज्ञान में होना चाहिए। जैसे कोई पूछ दे क्या भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार है, तो आप बता सकते हो कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है, परंतु 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि कोई इंटरमीडिएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है तो यह उसका मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं। मौलिक अधिकार आप जानते होंगे, समझते होंगे कि राज्य को अपने नागरिकों को उसे देना ही है, ऐच्छिक नहीं है। राज्य के लिए क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। और इसी के तहत जो मिड डे मील योजना चलती है वह इसी योजना के तहत चलती है कि जो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन दिया जाए, वो स्वस्थ भी रहें और पढ़ने के लिए भी प्रेरित हों। यह उसके लिए। हाँ, उसके साथ एक विडंबना भी है, भी आप जान लो। मौलिक अधिकार के साथ क्या है कि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम न्यायालय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न्यायालय में। चाहे हम उच्च न्यायालय में जाएं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में जाएं। यह भारतीय संविधान में पहले से निर्धारित है। अब आप ये समझ लो, कुर्सी ऊपर से करके बैठिए, कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस नियम के तहत कोई भी भारत का नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे जा सकता है। उसके लिए यह नहीं कि निचली अदालत में जाए, वह सीधे जा सकता है। अब शिक्षा के अधिकार के साथ विडंबना क्या है कि जो व्यक्ति सक्षम है, समर्थ है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और जो व्यक्ति समर्थ ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है, तभी तो नहीं पढ़ा पा रहा है। और सक्षम और नहीं है, समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट में कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं शिक्षा दी जा रही है। हम कैसे, यह इसकी विडंबना है, या आप यह कह सकते हैं यह इसकी विसंगति है। एक ही देना है कि कानून में ले लो, तुम लोग पीते हो ना? नहीं, अब ये टाइम नहीं है चाय का, एक ही दीजिए। तो यह विडंबना है, इसे हमें आपको समझना पड़ेगा कि सरकार जिसको देना चाहती है वह लेने की स्थिति में ही नहीं। कौन बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है? वह बच्चा जिसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, और घर के लोग इस बात को ठीक से समझ में नहीं पा रहे। मौलिक अधिकार क्यों बनाया गया कि अनिवार्य रूप से 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ ही लें, इसलिए मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई। हाँ, थोड़ी प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई ताकि सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। यह विसंगति आपको समझ में आ गई होगी कि जो बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा है, उस विद्यालय का गार्जियन भी समर्थ नहीं है कि इस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सके। जिसका गार्जियन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाने की स्थिति में होगा, वह अपने बच्चे को खुद ब खुद पढ़ा लेगा। ये व्यवहारिक कठिनाई है, ये व्यवहारिक कठिनाई है। अर्थात या तो बच्चे पढ़ रहे हैं, या तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसकी पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही। यह शिक्षा का प्रमुख कार्य है। इसलिए राज्य के
प्रमुख ऐच्छिक कार्य में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा को, जहाँ तक 14 वर्ष तक की बात है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा को जहाँ निःशुल्क बात की गई, अनिवार्य हो गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना राज्य का अनिवार्य कार्य है। अनिवार्य कार्य देना अर्थात उनकी शिक्षा निःशुल्क भी होगी और उन्हें पुस्तकें इत्यादि भी दी जाएंगी। ये राज्य का फर्ज है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का यह कार्य है। और यह मूल भी बात है कि जो व्यक्ति शिक्षा है वही कुछ कर भी सकता है। ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं, स्वास्थ्य, सफाई एवं चिकित्सा। राज्य का जो दूसरा प्रमुख कार्य है, स्वास्थ्य, सफाई एवं चिकित्सा। हम जब ऐच्छिक कार्य की चर्चा करेंगे, हमारी मनःस्थिति यह सदैव होनी चाहिए कि जो राज्य का सामर्थ्य है उसके अनुरूप वह कार्य करेगा। सामर्थ्य से इतर नहीं कर पाएगा, सामर्थ्य से इतर या सामर्थ्य से अलग, सामर्थ्य से भिन्न नहीं कर पाएगा। अनिवार्य कार्य में क्या है कि उसको उसे करना ही है, उसके बिना राज्य हो ही नहीं सकता। अगर जो राज्य का अनिवार्य कार्य है अगर उसको वह नहीं कर रहा है तो राज्य के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि राज्य है या नहीं। ठीक है ना। लेकिन ऐच्छिक कार्य में क्या है कि राज्य है, राज्य की जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से उस कार्य को करेगा। राज्य चाहे तो अभी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, राज्य चाहे तो इसके उम्र से अधिक बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देने की बात करे। राज्य चाहे तो जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी कुछ अतिरिक्त छूट दे दे, चाहे तो उसके जो संसाधन होंगे उसके आधार पर वह इस बात की व्यवस्था कर सकता है। नंबर 2 में स्वास्थ्य, सफाई एवं चिकित्सा, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है ना। स्वास्थ्य, सफाई एवं चिकित्सा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर सफाई रखी जाएगी, ठीक है, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और चिकित्सा की जरूरत कम पड़ेगी, है ना। और इसके लिए क्या करना होगा? स्वास्थ्य के लिए प्रमुख रूप से क्या है? चिकित्सालय है। स्वास्थ्य, अगर कोई अस्वस्थ होता है, कोई बीमार होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए उसे अस्पताल की शरण में जाना पड़ेगा। और सरकार का यह कर्तव्य है, महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए यथासंभव। अनिवार्य रूप से नहीं, जबकि ज़िंदगी अत्यधिक ज़रूरी है। जो भी नागरिक है उसका जीवन बचना चाहिए, उसका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यह ऐच्छिक कार्य में है कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य कोशिश करेगा कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था मुहैया कराए और सफाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। नंबर 3 पे कृषि की उन्नत। कृषि की उन्नत में प्रमुख रूप से खेती बाड़ी। ठीक है। खेती तो आप जानते ही हैं, कितने तरह की फसल होती है? रबी, खरीफ और जायद, 3 तरह की। ठीक है ना। चाहे इधर से चाहे उधर से, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 तरह की फसल होती है। कृषि के जो प्रमुख कार्य हैं, ये उपजों का नाम इस तरह की फसलें होती हैं। ठीक है ना। और तो कृषि के उन्नत में क्या क्या ख्याल रखना होगा? खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक शब्द आता है खेती बाड़ी। खेती तो कृषि से संबंधित हो गई, बाड़ी बागानी से। हाँ, बागान या बगीचा से। बाड़ी जो शब्द है वह बगीचा से है। जैसे कुछ लोग खेती के साथ साथ उनका बाग बगीचा भी होता है, तो जब बगीचे का जो कार्य है वह क्या है? खेती, बारी, वह बारी, और खेती
जो ये विभिन्न फसलें जो हम समय समय पर उगाते हैं अपने खेतों से, ये क्या है? खेती। ठीक है, यह चीज़ हो गई। और उसमें अब देखो कि उसकी उन्नति, कृषि की उन्नति का कार्य कौन करता है? सरकार। सरकार करती है, राज्य करती है, राज्य करता है। ठीक है ना, सरकार तो उसका एक प्रकार है पार्ट्स है, राज्य का। वह उसको संचालित करता है। राज्य की अच्छी कार्य में कृषि की उन्नति कैसे होगी? सीधी सी बात, सबसे पहले उन्नत किस्म का बीज हो, पानी के साधन, और क्रम से चलिए। जैसे जब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीज। उसके बाद हम क्या करते हैं? बीज के बाद खाद डालते हैं। खेतों की जुताई करते हैं ना, पहले जोत लेते हैं तब ना बीज पहले ले लो चाहे खेत जोत लो, बीज तो चाहिए। बीज आपके पास है और बीज ही आपके पास नहीं है तो खेत जोत के क्या करोगे? तो पहले तो आप बीज का प्रबंध करोगे। तो उन्नत किस्म का बीज जिससे अच्छी उपज हो, और उसके बाद खेतों की जुताई। तो खेतों की जुताई के लिए क्या चाहिए? कृषि यंत्र चाहिए। कृषि यंत्रों पर सरकार छूट देती है। क्या करती है? छूट देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का प्रयास समझते हैं? सब्सिडी, हाँ, जैसे कि प्रत्यक्ष न लेके अप्रत्यक्ष रूप से जो है, जैसे गैस पे सब्सिडी बताओ। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, हालांकि मोबाइल पे सब्सिडी नहीं है, ये मोबाइल है, इसकी कीमत 10,000 रुपये है और इसको मार्केट में हमें मिल रहा है 9,000 रुपये में। ठीक है, इसकी लागत मूल्य कितना है? 10,000 और 9,000 रुपये में हमें यह मिल रहा है। तो 1,000 कहाँ से भरपाई कर रहा है? तब सरकार कर रहा है उसका। सब्सिडी यही है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ उत्पादित हो रही है, जो उस पर खर्चा है, उसको पूरा नहीं मिला, ऐसा नहीं है, उसको पूरा मिल रहा है। जितना मोबाइल बिकेगा, उदाहरण के तौर पर 9,000 की बिकेगा, तो 1,000 जो रुपये उस पर कम में बेच रहा है, तो 1,000 रुपये जो लागत मूल्य से उससे जुड़ा हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। जैसे गैस का है, जैसे गेहूँ चावल आता है राशन की दुकानों पर। हाँ, उसमें भी वही है। वो तो सरकार अपने हिसाब से वहाँ पर उसको एडजस्ट करती है, समायोजित करती है। लेकिन सब्सिडी जैसे गैस में है, तो वह उतना हिस्सा सरकार उसको पूरा करती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जाती है। जैसे जो ट्रैक्टर ट्राली है, इसमें सब्सिडी मिलती है खेती के नाम पर। वो बोल्डर ढोने के लिए नहीं, पत्थर ढोने के लिए नहीं, व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं, किसके लिए? खेती के लिए। और ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन इस काम के लिए हो भी नहीं सकता। उनका जो रजिस्ट्रेशन है वह खेती कार्य के लिए होता है, वो अलग बात है। मिट्टी उट्टी बालू आलू अपने ज़रूरत की धो सकते हैं। कृषि से संबंधित व्यवसाय संदर्भित कार्य नहीं कि आप गिट्टी बालू पत्थर ढोना शुरू कर दिए और उससे व्यवसाय करना शुरू कर दिए, इसलिए उस पर सब्सिडी दी जाती है। और उसके बाद किसकी ज़रूरत होगी? पानी की। किसकी? पानी की। सिंचाई। बिना पानी के काम चलने वाला नहीं है। हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। और यहाँ एक वर्षा जल और एक ये सिंचाई का जो प्रबंध है, सिंचाई के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है? सिंचाई के लिए बोर हो, ट्यूबवेल हो, और नहर हो, और तालाब, ये सब चीज़ें सिंचाई के लिए। बांध का निर्माण। हाँ, बंधी का निर्माण, बांध का निर्माण, जिसे नहरें निकाल करके सिंचाई की जाए। जैसे एक आंकड़ा गलत पढ़ाया जाता है रिहन डैम को लेकर के, जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में उसमें लिखा गया है कि कितने किलोमीटर की नहर निकाली गई, उससे खेतों की सिंचाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। रिहन डैम से न तो कोई नहर निकली है, न तो कहीं कोई सिंचाई होती है। रिहन डैम का पूरा पानी जनरेशन में, बिजली उत्पादन में लिया जाता है, चाहे वह थर्मल परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाए या फिर हाइडल जो जल विद्युत इकाइयाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। वहाँ से किसी प्रकार की कोई नहर नहीं निकली है, परंतु किताबों में इस तरह की चीज़ें हैं जो गलत। अरे ये अभी हाई स्कूल वाले पेपर में कुछ आया था कि रिहंद डैम के बारे में लिखिए, उसके कार्य क्या क्या हैं, कृषि क्षेत्र में क्या है उसका, इस तरह से। यह सही नहीं है। उसमें वहाँ से किसी प्रकार की सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं निकली है।
जो वाजिब जानकारियाँ, यह आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समिति कुछ लोगों को एकत्रित करके समिति बनाई जाती है और वह समिति क्या करती है, लोगों को ऋण देती है। आप इस पैसा ले लो, आप इससे उन्नत किस्म के बीज खरीद लो, खाद खरीद लो, या पंप सेट खरीद लो, ट्रैक्टर खरीद लो, जो भी क्रय कर लो, वह सहकारी समितियाँ उसमें मदद करती हैं। यह कार्य आपका कृषि के उन्नत के लिए है। नंबर 4, आवागमन के साधन। आवागमन के साधन, ये राज्य के ऐच्छिक कार्य में यह भी है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है आवागमन का। आवागमन, आना जाना, आना जाना। आवागमन के साधन में क्या क्या है, कैसे हम आते हैं, घर से हम निकलते हैं, किस पर साइकिल हो चलते हैं? गई, सड़क। सड़क का प्रयोग करते हैं। अगर सड़क होगी तो निश्चित तौर पर हम समय कम लगेगा। खराब सड़क है तो विलम्ब लगेगा, अच्छी सड़क है तो समय की बचत होगी। और यह विकास की प्रमुख कड़ी है। राज्य का जो ऐच्छिक कार्य है उसमें सड़क का जो योगदान है महत्वपूर्ण है। जब क्योंकि प्रत्येक गांव शहरों से जब जुड़ जाएंगे तो जो गाँव की उपज है वह शहरों तक जाएगी, उससे जो 2 पैसा मिलेगा गांव वालों को, उससे उनका जीवन यापन होगा। और मार्ग नहीं है तो अगर उनके पास कहीं कोई चीज़ है भी तो वह बाजार तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो सड़क अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी देती है। विकास की नब्ज है, विकास की नाड़ी है सड़क। और इसके आगे आप रेल है ना, और सबसे पहले तो साइकिल, इस तरह की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इसको सरकार मुहैया कराती, कोशिश करती है कि अधिक से अधिक सड़क बनाई जाए, मार्ग बनाए जाएं, रेलवे लाइनें बिछाई जाए, और भी बहुत से साधन हैं जिसको वह उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करती है। अगला है नंबर 5, उद्योग धंधों का विकास। उद्योग धंधों का विकास। उद्योग धंधों के संदर्भ में 3 बातें हैं, इसको आप नोट कर लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। कि नंबर 1 में सार्वजनिक और नंबर 2 में व्यक्तिगत या पूंजीवादी, व्यक्तिगत ब्रैकेट में पूंजीवादी कर सकते, ठीक है। और तीसरे में लिखिए मिश्रित, और सब में उपक्रम जोड़ सकते हैं। उपक्रम ऊपर, सार्वजनिक उपक्रम और व्यक्तिगत उपक्रम और मिश्रित उपक्रम। उपक्रम का अर्थ कार्यक्रम? नहीं, उपक्रम का अभिप्राय जैसे जो कोई संस्थान है, कोई व्यवस्था है, उद्योग है, उसके लिए कोई यूनिट है, कोई इकाई है, उसके लिए उद्योग की बात की जा रही है, धंधों की बात की जा रही है, इसलिए अब इसको भी आप सार संक्षेप में समझ लो कि व्यवस्थाएं 3 तरह की। एक सार्वजनिक, सार्वजनिक में क्या है, आम आदमी का पैसा लगता है, आम नागरिकों का पैसा लगता है। और वह आम आदमी के पैसे से कारखाने का निर्माण हो गया और उस कारखाने में जो आम नागरिक में जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी मिल गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी क्या है, व्यक्तिगत, जिसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट या पूंजीवादी। इसमें क्या होता है कि किसी एक की पूंजी लगती है, सबकी पूंजी नहीं लगती। किसकी लगती है? एक की पूंजी। एक की पूंजी लगती है और वह अपने हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। सार्वजनिक में क्या है, सार्वजनिक में क्या है कि सार्वजनिक पूंजी लगी,
सार्वजनिक तौर पर इंसान उसमें नौकरी पाया, अतः सार्वजनिक तौर पर उससे जो निर्मित वस्तु है उसका रेट तय होता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति रेट तय करने के लिए नहीं बैठा है। रेट कौन तय करेगा? सार्वजनिक तौर पर जो सरकार होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आइए, एक प्राइवेट है या व्यक्तिगत है जिसमें किसी एक व्यक्ति की पूंजी लगी हुई, या 1 2 3 4, एक या कुछ लोगों की, बहुत लोगों की नहीं, एक या कुछ लोगों की पूंजी लगी हुई है जो किसी कल कारखाने की स्थापना करती है। वह अपने हिसाब से उसमें लोगों को नौकरी देगी, लेकिन जो उत्पादित वस्तु है उसकी कीमत कौन तय करेगा? उसकी तो वही करेंगे, वो तय करेगा। तो कीमत वह कम रखेगा कि ज़्यादा रखेगा? ज़्यादा रखेगा। क्या करेगा? सार्वजनिक में कम से कम रखेगा। सार्वजनिक में कम से कम होगा और प्राइवेट में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा। अधिक से अधिक रखेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि जितना अधिक से अधिक हम लाभ लेंगे उसके आधार पर फिर अपना हम अपने के लिए हाँ, अपने के लिए, खुद के लिए। सार्वजनिक में क्या है? जनता के लिए। ठीक है। और तीसरी व्यवस्था क्या है? मिश्रित। मिश्रित में क्या है? 2 या 2 से दोनों मिले हुए हैं इसमें, सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों, अर्ध सरकारी दोनों मिले हुए हैं। इसमें हिस्सेदारी तय होती है, कोई इसमें 51% होगा तो कोई 49% होगा। इस तरह से हिस्सेदारी तय होती है। हो सकता है कि प्राइवेट उसमें 51% हो, सरकार 49%, या हो सकता है कि 49 ये हो 51 हो, ऐसा हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? मिश्रित। इसके अलग अलग तर्क हो सकते हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग अलग अलग तर्क दे सकते हैं। कुछ लोग सार्वजनिक के समर्थक हो सकते हैं, कुछ लोग प्राइवेट के समर्थक हो सकते हैं, निजी संस्थानों के समर्थक हो सकते हैं, कुछ लोग मिश्रित के। इसी प्रकार से इसको अर्थव्यवस्था का भी नाम दिया गया। उसके आगे जहाँ उपक्रम आपने लिखा है उसमें अर्थव्यवस्था भी लिख सकते हैं। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत, कि हाँ, कि प्राइवेट, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और प्राइवेट व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह चलता है। क्यों इस तरह से किया जाता है? अगर सभी उपक्रम प्राइवेट हो गए, उदाहरण के तौर पर मान लो सीमेंट कारखाने सभी निजी घरानों के हाथ में चला जाए, तो रेट कौन तय करेगा? वही लोग करेंगे। वही लोग तय करेंगे। और जैसे मान लो 10 सीमेंट के कारखाने हैं, जिसमें से 5 सार्वजनिक कारखाने और 5 व्यक्तिगत निजी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो सरकार के द्वारा रेट तय किया होगा उसी के अनुसार प्राइवेट निजी वाले भी तय करेंगे। निजी वाले जब कोई रेट तय करना शुरू करेंगे तो वे इस बात का ख्याल रखेंगे कि सार्वजनिक तौर पर ये जो कंपनियां हैं सरकार की, उन्होंने उसका भाव क्या रखा है। ठीक है, जैसे मान लो 200 रुपये बोरी रेट अगर सार्वजनिक तौर पर रखा गया है, तो क्या प्राइवेट वाला उसका 300 बोरी कर देगा? नहीं करेगा, 10-20 रुपये रखेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि काफ़ी अंतर हो जाएगा ना, अंतर बढ़ जाएगा, और जो लोग होंगे वो प्राइवेट में होकर सरकारी वाली चीज़ को खरीदेंगे। मार्केट में जो क्रय की क्षमता है, उस क्रय की क्षमता के हिसाब से उपभोक्ता बाजार में जो सस्ता मिलेगा उसको खरीदेगा, महंगा को नहीं खरीदेगा। और केवल निजी कंपनियां हो जाए तो तब तो खरीदना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी है कि जो रेट तय करेगा उसके हिसाब से खरीदें। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो दोनों बैठ के उसमें डिसाइड करते हैं, कोई एक डिसाइड नहीं करता। तो आम जनता के हित में यही है कि कोई भी संस्था कैसी हो? मिश्रित हो, सार्वजनिक हो। पहले क्या हो? सार्वजनिक हो, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों में लाभ की प्रवृत्ति नहीं होती। किसकी प्रवृत्ति नहीं होती? लाभ की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे कल हमने बताया कि टैक्स कम से कम लेंगे तो अधिक से अधिक क्रय क्षमता उपभोक्ताओं की बढ़ेगी, तो टैक्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और टैक्स जब हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस वस्तु को क्रय करने वालों की संख्या कम हो जाएगी, और जब पूरा निष्कर्ष आप निकालेंगे तो टैक्स आपको कम मिलेगा। ठीक है।
औदारीकरण के युग में यही है कि कोई भी वस्तु का अगर निर्माण हो गया तो वह उस वस्तु का विक्रय जितना जल्दी है वह हो जाए, थोड़ा सा ही लाभांश मिले, ले करके उसको मार्केट में बेच दिया जाए, विक्रय कर दिया जाए, उसको स्टोर करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। पहले स्टोर किया जाता था, उसको रखा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो उद्योग धंधे हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए भी राज्य प्रयास करता है, करेगा। बस इसमें आप ये जानिए कि प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, अनिवार्य रूप से नहीं करेगा। उसके जो संसाधन है उसके हिसाब से करेगा। उसके पास पैसा है तो ओबरा सी लगा रहा है, पैसा रहेगा तो ओबरा डी भी लगा देगा, पैसा नहीं रहेगा, अगर इसके ऊपर बकाया हो गया एनटीपीसी का तो बेच भी देगा। उसके जो आर्थिक संसाधन है, जैसे ऊंचाहार की घटना जो हुई एनटीपीसी की, तो पहले ऊंचाहार आपका प्रदेश सरकार का ही था, था ना? ये प्रदेश सरकार का ही था, पहले केंद्र सरकार का नहीं था, प्रदेश सरकार का था। और एनटीपीसी से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली खरीदी थी उसका भुगतान ही नहीं कर पा रहे थे, तो जो बकाया था उसके एवज में इन्होंने ऊंचाहार को एनटीपीसी को बेच दिया, दे दिया। तो इस प्रकार से पहले वो राज्य विद्युत परिषद का था और आज किसका है? केंद्र का है, एनटीपीसी का है। बात समझ में आ गई? तो यह चीज़ें होती हैं। तो जो आर्थिक स्थिति इनकी है उसके हिसाब से उद्योग धंधों का विकास करेंगे। नंबर 6, वृद्ध, निर्धन और असहायों की सहायता। इसका तो आप ज़रूरतमंद लिखे हैं। हाँ, ज़रूरतमंदों की सहायता, लेकिन अलग अलग आप लिख सकते हैं। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूरतमंद ही बूढ़े को भी अगर आप बूढ़ा कहेंगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुजुर्ग कहेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई गरीब है अगर आप उसको निर्धन कहेंगे तो उसका भी अपमान होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो शब्दों का प्रयोग जब हम करें तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी शब्द से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, बेचारा का भाव उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो यह भी है वृद्ध, निर्धन और असहाय। इसमें वृद्ध किसको मानते हैं? 60 वर्ष या इससे ऊपर, जिसके पोषण के लिए, जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन। उसी प्रकार से निर्धनों की सहायता के लिए भी वह सहयोग करती है। और जो असहाय हैं, असहाय में ये दिव्यांग, जिनको विकलांग पहले कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने एक नया शब्द दिया उनके सम्मान को ख्याल में रखते हुए, दिव्यांग। उनकी यह सोच है कि अगर कोई विकलांग है, किसी एक अंग से अगर वह प्रभावित है तो दूसरा अंग उसका तेज काम करता है, उसमें तीव्रता होती है, उसमें उसकी क्षमता अधिक होती है। इसलिए उसे विकलांग न कह के बल्कि कहा जाए तो वह दिव्यांग है। इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। तो दिव्य है अंग है जिसका, वह है दिव्यांग, बहुब्रीहि समास, उनको सम्मान देने के लिए। तो इन लोगों की सहायता करने के लिए राज्य व्यवस्था करता है। नंबर 7, मादक वस्तुओं पर रोक। मादक वस्तुओं पर रोक। मादक वस्तुओं पर रोक।